नमस्कार दोस्तों। अब हम इस यूनिट में 1990 के बाद की भारत की राष्ट्रीय राजनीति के गठबंधन का युग है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम देखेंगे, और हमने पिछली क्लास में देखा कि 1984-85 में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। जीत मिलने के बाद में कांग्रेस ने पुनः राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। और अब हम 1989 में ने देखा, इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं पाया या काफ़ी कम थी। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि 1989 के बाद में किस तरीके से तो विभिन्न राज्यों के जो राज्य के दल है, रीजनल पार्टीज है, उन्होंने साथ में आकर इस तरीके से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाई। के बाद में जो 90 का दशक है वो भारतीय राजनीति के लिए आर्थिक सुधारों का काल रहा। उनमें भारत ने, भारत देश ने कई पार्टियों को उठते हुए देखा। उस समय का जो चर्चित कई मुद्दे थे, जिनमें मंडल आयोग, राम मंदिर वाला क्यों, इसी तरीके से कई राज्यों में इमरजेंसी भी लगाई गई, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कई सारे घटनाएं हुई, घटित हुई। धर्मनिरपेक्षता एक वर्ड है, वो काफ़ी चर्चा में रहा। के बाद में हम देखेंगे इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 1996 में बम्पर सीटें मिली। हालांकि सरकार का तो वो गठन नहीं कर पाए। पहली बार एक पार्टी है, तो 1984 में दो सीटें, और जिसकी स्थापना 1980 1980 में जिनकी स्थापना हुई, उसने अगले 15-16 साल में ही राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े दल के रूप में वो उभरी। के बाद में हम देखेंगे कि 1996 में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी को त्याग कर संयुक्त मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया, ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सके। के बाद में इस काल में भारत ने कई प्रधानमंत्री का काल देखा। 1989 के बाद में लगातार कोई भी एक स्थायी सरकार नहीं मिल पाई। अंत में जाकर 1999 में अटल बिहारी जी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने स्थायी सरकार का निर्माण किया। हालांकि उनको भी कई दलों का समर्थन हासिल था, लेकिन इसने अपना कार्यकाल पूरा किया। के बाद में हम देखेंगे कि 2004 से लेकर 2014 तक किस तरीके से इस सरकार ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में शासन किया। के बाद में पहली बार तो ये गठबंधन की राजनीतिक तरीके से, क्योंकि 2014 में पहली बार 1989 किसी भी दल का
पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। पहली बार भारत ने वापस राष्ट्रीय राजनीति में एक पूर्ण बहुमत प्राप्त दल की सरकार को देखा। के बाद में लगातार 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी पूर्ण बहुमत की। हालांकि एनडीए की सरकार है, क्योंकि जो साथ में जो सहयोगी दल है अभी भी लगातार सहयोग में है उनके। उसके बाद में 2024 का एक साल पहले इलेक्शन हुआ, तो उसमें पार्टी को 240 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को, और वो बहुमत से कुछ सीटें दूर रह गई। इस समय जो वर्तमान सरकार है, एनडीए सरकार, वो गठबंधन की सरकार है। तो हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से, तो राष्ट्रीय राजनीति में राज्य दलों का उत्थान किस तरीके से हो रहा है, उनकी भूमिका किस तरह से बढ़ रही है। अब आपातकाल के बाद लगातार नए नेताओं की एक हेप पूरी की पूरी तैयार हो रही है, जो अपनी विचारधारा गांधीवादी समाजवादी मानते हैं। इन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत ही प्रभावित किया है। के बाद में हम देखेंगे कि 1989 से लेकर 2014 तक का जो गठबंधन का काल रहा अपना, में सरकारें इस तरह से बनी, बिखरी, इसको समर्थन दिया, बाहर से समर्थन दिया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम कई मुद्दों पर इस बात करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि जैसे ही 1990 के दशक में ही है, तो कांग्रेस प्रणाली का क्यों तथा अंत, क्यों? क्योंकि अब इस इलेक्शन में कांग्रेस को 197 सीट मिलती, अन्य दलों ने मिलकर सरकार बना दी, जो कि तो हम राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कहते हैं। अब रीजनल दल है वो प्रभावी हो गए और राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने लगे। इसी दरमियान जो ये सरकार है, इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। इस कार्य का राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक असर, ओबीसी रिजर्वेशन का जो ये मुद्दा है, वर्तमान में भी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। हम देखेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत ने पहली बार अपने आर्थिक क्षेत्र में कई सारे सुधार है वो लागू किए। समय प्रधानमंत्री 91 में नरसिंह राव ने, और के सहयोगी रहे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देश को एक नया रास्ता बताया, देश की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले गए। ये क्या है? इस नीति में तो भारत का जो मार्केट है वो अन्य देशों के लिए खोल दिया गया। अब कई सारी संस्थाओं का, कई सारे पीएसयू का निजीकरण होने लगा, उनको प्राइवेट किया जाने लगा, और जो किसी भी फैक्ट्री को लगाने में, कल कारखाने को लगाने में अगर जो आने वाली जो कई तरह की लाइसेंस संबंधी समस्याएं थी, अब उन दिक्कतों को हटाया जाने लगा। यही हमारी आर्थिक नीतियों में बदलाव होने लगा।
इसके बाद में एक और मुद्दा आता है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन। अयोध्या में स्थित राम मंदिर स्थल को लेकर लगातार विवाद जारी था। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये दर्ज कराया कि उनका एजेंडा राम मंदिर का निर्माण करना। अब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता क्या होगा, ये हमें सन 2019 में पता लगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब 91 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इसको हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि आ, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक शांति सेना श्रीलंका भेजी। श्रीलंका वहाँ पर शांति सेना भेजी तो ये दाव उल्टा पड़ा और हमारे 2000 के लगभग सैनिकों को मौत के घाट पर उतारा, क्योंकि जो लिट्टे के खिलाफ भेजा गया वो लिट्टे वहाँ का आगे तमिलों के अधिकारों के हितों की रक्षा ही कर रहा था। इसलिए तमिल नाराज हो गए और हमारे तमिल भाई बहनों ने मिलकर षड्यंत्र और आत्मघाती हमला करके 91 में राजीव गांधी कर दी। के बाद कांग्रेस की ओर से पीएम नरसिम्हा राव बने कि अब जो सारा का सारा दारोमदार है इनके ऊपर आ गया। अब हम हमारा जो आज यूनिट का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गठबंधन, गठबंधन का युग। तो हमने पहले देखा कि 1989 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि सरकार में कांग्रेस पार्टी उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास इतनी सीटें नहीं हो पा रही थी कि वो सरकार बना ले। और फिर तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। कब बनी? 1989 में। और इनको भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा, लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया। यानी कि उस बाहर से समर्थन का क्या मतलब होता है? बाहर से समर्थन का मतलब होता है जब कोई पार्टी सरकार में शामिल नहीं होती, यानी मंत्री पद नहीं लेती है, लेकिन संसद में, लोकसभा में उनको जब जरूरत होती है तब उनका समर्थन जारी रखती है सरकार में। मतलब वो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन उनके जो एमपी की जो काउंटिंग होती है उसमें शामिल होते हैं। इसको बाहरी समर्थन बोलते हैं। अब हमने ये देखा कि अब कांग्रेस प्रणाली का अंत हो रहा है, तो इसमें अब कांग्रेस का दबदबा है लगातार कम होता जा रहा है। और अब राष्ट्रीय फलक पर कौन आ रहे हैं? कई सारे रीजनल दल आ रहे हैं, अलग अलग दल है वो मिलकर सरकार बना रहे हैं। यानी कि अब भारत क्या देख रहा है? अब हमारा देश एक नई व्यवस्था की ओर जा रहा है। वो व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था। अब यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हमने पहले ही बता दिया कि 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि ये इस समय तो बहुमत मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वर्तमान में जो इलेक्शन हुए उसमें वापस बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि उनकी सरकार है, सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए की, एनडीए में सहयोग दिया है, समर्थन दे रखा है, क्योंकि साथ में गठबंधन में है। और ये गठबंधन है चुनाव से पहले का है। अब ये गठबंधन की राजनीति है, इसको हम पढ़ते हैं। अब 90 के दशक में नई राजनीतिक शक्तियों का उभार होने लगा। अब यहाँ पर
1990 के बाद में एक नए वर्ग, जिसको ओबीसी वर्ग कहते हैं, अब दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग और रीजनल पार्टियां, ये सभी मिलकर एक नया ही कॉकटेल तैयार करने लगे। अब ओबीसी वर्ग पर जो अन्य रीजनल पार्टियों की पकड़ मजबूत होने से कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होने लगी। अब हमने पहले देखा कि 1989 में तो इसकी सरकार बनी राष्ट्रीय मोर्चे की, और 1996 में जो सरकार बन रही है, हालांकि आगे हम लगातार सरकारों का अपने कार्यकाल है, कालक्रम में लगातार देखेंगे, लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पहले देख लेते हैं। अब संयुक्त मोर्चे की सरकार कब बनती है? 96 में। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें जनता दल है और अन्य अन्य अनेक पार्टियां शामिल है। और ये कैसा? वो 99 के राष्ट्रीय मोर्चे जैसा ही था। तो इसमें समर्थन किसने दिया आपको? इसमें समर्थन भाजपा ने नहीं दिया, इसमें समर्थन दिया है कांग्रेस ने बाहर से समर्थन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, इसमें बीजेपी ने बाहर से इनको समर्थन दिया, और अब वो 1996 में जब ये संयुक्त मोर्चे की सरकार बन रही है, तो इसमें समर्थन कांग्रेस है, वो बाहर से समर्थन दे रही है। मतलब से हम क्या समझते हैं? हम देख रहे हैं कि जो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को सत्ता से बाहर रखने का प्रयास कर रही है। यानी कि अब यहां पर आइडियोलॉजी की हो रही, यानी कि अब सत्ता के जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं। ये बताया भी है कि भाजपा और वाम मोर्चा है, उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया, जय क्या रही कांग्रेस को बाहर करना। इसी तरीके से वापस कांग्रेस ने क्या किया कि इस 96 में इनको समर्थन दे दिया, ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर रख सके। अब अब हम देख रहे हैं कि पहली बार भाजपा है 96 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। मतलब ठीक है, क्यों? क्योंकि अब भाजपा को सरकार बनाना न्योता मिला, न्योता तो मिला, लेकिन सरकार भाजपा यहाँ पर नहीं, ठीक है, क्योंकि अन्य साथियों ने सहयोग नहीं दी। अब पढ़ लेते हैं एनडीए का गठन। एनडीए, राजग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, ये इनका कार्यकाल ये रहा। दोनों ही बार पीएम कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी रहे। ठीक है? और ये कार्यकाल है 1999 से लेकर, ये जो 5 साल वाला ये कार्यकाल है, ये इन्होंने पूरा किया। ठीक है? इस सरकार ने कार्यकाल अपना पूरा किया। दोनों ही सरकारों में पीएम कौन रहे? अटल बिहारी जी रहे। अब अब देख लो कि 1989 के बाद में केंद्र में 11 सरकारें बनी, सारी की सारी गठबंधन सरकारें या बाहर से समर्थन पर टिकी हुई थी। समर्थन कौन दे रहे थे? वही क्षेत्रीय दल। हम देख चलो, हमने एक बता भी रखा है कि केंद्र सरकार 1989 के बाद में कौन कौन सी है। कि पहले वीपी सिंह जी की सरकार है, ठीक है? जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है उसमें थे, और इनको समर्थन भाजपा का समर्थन था। उसके बाद में इन्होंने ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो लागू किया, वो समर्थन वापस ले लिया गया। उसके बाद में आ, राष्ट्रीय मोर्चे की ओर से चंद्रशेखर को पीएम बनाया गया, और इनको समर्थन दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। ठीक है, तो ये कुछ समय तक रहे। इसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर पीएम बनते हैं अपने सिंह राव, ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। 96 में भाजपा को पहली बार बम्पर वोट मिलते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाती। हालांकि पहली बार है कि उनको इतने
से मिल पाती है, लेकिन वो सरकार का निर्माण नहीं कर पाती। इनको बड़ी पार्टी होने की वजह से मौका दिया जाता है, लेकिन सरकार एक बार नहीं बना पाती है ना। इसके बाद में हम देखेंगे कि संयुक्त मोर्चे की सरकार बन जाती है, और इसमें पहले एस डी देवगौड़ा रहे, और उसके बाद में कांग्रेस के समर्थन से इंद्र कुमार गुजराल जी पीएम रहे। देवगौड़ा, इंद्र कुमार। अब वापस एक जीत होती है, और वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। उसके बाद में 10 साल तक अपने पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहते हैं, और वो भी गठबंधन की सरकारें थी। इनका जो गठबंधन था तो यूपीए कहलाता है, एक प्रगतिशील मोर्चा। उसके बाद में सन 2014 से लेकर लगातार अब तक सरकार है वो एनडीए की या बीजेपी की सरकार है। सन 2014 से लेकर 20 तक है, जो बीजेपी की सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की थी, लेकिन अब है वो गठबंधन सरकार है। ठीक की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन है वो गठबंधन। क्लियर। अब विभिन्न गठबंधन सरकारों के उदाहरण ये याद करना है अपन को। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा था, तो 96 में संयुक्त मोर्चा हो गया। उसके बाद में ये एनडीए की सरकार हो गई, और ये मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल वाली सरकार है, ये अपने यूपीए की हो गई। अब के बाद में 2017 बाद में एक पार्टी को बहुमत मिला, बीजेपी को मिल गया था। अब ये गठबंधन राजनीति, अब इसमें क्या है इसका इतिहास। पहले भी कांग्रेस में, तो जैसे अपना देश आज़ाद होने के बाद में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी सभी विचारधारा को शामिल किए हुए है, तो साथ में थे। तो जीत हालांकि कांग्रेस रही थी, लेकिन फिर भी उसमें साथ में बाकी सारे के सारे विचारधारा थे, ये लोग थे, वो नेता थे, वो सारे शामिल थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपातकाल के बाद में कई सारे नेता और नए तैयार हो गए, नई नेता की खेप तैयार हो गई। अब वो अलग अलग राज्यों में रीजनल लेवल पर वो अपने उनके दल है वो प्रभावी हो गए। इससे क्या है, कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। अब अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या है, ये सभी को पता है, हम जब आपको ही पता है कि एस सी एस टी तो ये है, ये तो देश में संविधान लागू होने उसी से है, उसी टाइम से है। लेकिन ओबीसी है, ये कब आता, मंडल आयोग जब आ जाता है उसके बाद से ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। हालांकि जो ये अपने दक्षिण भारत में 1960 से ही तो ओबीसी का रिजर्वेशन है, 1960 से ही। और अभी एक साल पहले अपने जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न दिया गया। तो वो बिहार में ओबीसी की जो राजनीति के लिए जाने जाते थे 70 में से, ठीक है। तो ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। अब अब ये ओबीसी जातियां हैं अभी कांग्रेस से दूर होने लगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी ना किसी जो रीजनल जो राष्ट्रीय अपने राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं उसमें ये विश्वास व्यक्त कर लिया। अब वो उनके साथ में होने लगे ओबीसी वाले। इससे क्या है, कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई, और गैर कांग्रेसी दल है वो लगातार मजबूत दिखे। अब जनता पार्टी में भी कई सारे ओबीसी के, क्योंकि इसमें भारतीय क्रांति दल है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, इसमें कई सारे दल थे, ओबीसी को सपोर्ट किया, और ओबीसी समुदाय के लोगों ने इनमें अपना विश्वास व्यक्त किया। इस तरह, ठीक है। अब मंडल आयोग की सिफारिश है। अब जो 1989 में संयुक्त मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की जो सिफारिश है, हाँ एक बार है कि मंडल आयोग गठित कब हुआ। ये मंडल आयोग गठित है तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी 1978 में, है ना, उस समय ये गठित हुआ है। अब गठित हो गया, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई लगातार। अब है कि 1989 में
राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आ गई और अब वीपी सिंह ने ये सिफारिशें लागू कर दी। जैसे ही सिफारिशें लागू की तो राष्ट्रीय राजनीति में एक तरीके से भूकंप आ गया, बवाल आ गया। क्यों? कि अब हर कोई ओबीसी समुदाय को अपनी ओर करने में लगा हुआ था। ओबीसी की जो राजनीति है का विस्तार होने लगा। हर एक पार्टी कोशिश कर रही है कि ओबीसी समुदाय उसको सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि अपने अगर भारत में देखें तो ओबीसी की जो जातियां हैं या इनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। तो कहा जाने लगा कि ओबीसी को की जात जनसंख्या के अनुसार का सरकारी नौकरियों में का प्रतिनिधित्व होना आधार पर लगातार डिमांड की जाने लगी। अब है अगला मंडल आयोग। तो ये हमने पहले ही बता दिया कि 1960 के दशक से ही ओबीसी आरक्षण पहले लागू था दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में था नहीं। ठीक है। और ये जनता पार्टी के समय ही ओबीसी आरक्षण की मांग है राष्ट्रीय स्तर पर तेज होने लगी। ठीक है। और कपूरी ठाकुर है, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ये बिहार में ये पॉलिसी भी लागू की। अब मंडल आयोग का गठन कब हुआ? मंडल आयोग का गठन वेरी इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार ने कब किया? 1978 में किया। ठीक है। और इनका ऑफिशियल नाम क्या था? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। और इनके जो अध्यक्ष थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। और हम इसको नॉर्मली सभी किसके किसके नाम से जानते हैं? मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इनका उद्देश्य क्या था? मंडल आयोग जो बनाया इनका 1978 में बना तो दिया, अब क्यों बनाया, क्या उद्देश्य है? तो ये भारतीय समाज में शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से समुदाय ऐसे हैं जो एसटी एससी के अलावा भी है और जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या है पिछड़े हुए हैं, और इनके कौन कौन से मानदंड होंगे और इनका जो पिछड़ापन है कैसे हटाया जाए, इसमें कैसे सुधार किया जाए। तो वो सारे उपाय इनको बताने थे। इस मंडल आयोग का ये क्या था? उद्देश्य था। अब इनका उद्देश्य ये था तो इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें की? तो ये सिफारिशें उन्होंने कब की? 1980 में। ठीक है। तो इन्होंने पिछड़े वर्ग को जाति के आधार पर परिभाषित किया। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि इनको शिक्षा संस्थानों में कम भागीदारी है, इनकी इनकी नौकरियों में कम भागीदारी है। तो सिफारिश क्या दी इन्होंने कि इनको क्या दो? रिजर्वेशन दे दो। कितना देना है? 27%। कहाँ देना है? शिक्षा संस्थानों में दे दो। और कहाँ देवे? और नौकरियों में दे दो। नौकरी कौन सी? सरकारी। क्लियर? अन्य सुधार भी थे, सुधार वगैरह, तो मैं तो यही मानेंगे। अब इनका क्रियान्वयन कब हुआ? इनका क्रियान्वयन वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सन 1990 में, और उन्होंने केंद्र सरकार की नौकरियों में ये दे दिया। अब जब रिजर्वेशन दे दिया, क्रिया क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया क्या हो रही है? तो उत्तर भारत में कई जगहों पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। मामला गया कोर्ट में। इस मामले को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कोर्ट ने कहा ये मामला, ये ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है आपने, सरकार ने, ये संवैधानिक रूप से सही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपको ये मामला इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ है, वे याद रखना। और कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया। क्लियर? अब हालांकि यह देखा जाए तो इस मामले में राजनीतिक रूप से सभी दलों में
सहमति थी कि हाँ भाई रिजर्वेशन तो दिया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ थी, कहाँ विरोध कर रहे हैं, क्यों करने की जरूरत है? तो वो इसके तरीकों को लेकर मत विरोध करे। राजनीतिक दल है ना, तो वो इनके जो के लागू करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। खैर जो भी हो, अब हम वीपी मंडल का देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं, इनका परिचय कर लेते हैं। इनका पूरा नाम वीपी मंडल है, इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट में वीपी मंडल। मंडल कहते हैं, अब ये मंडल ही कहते हैं। और ये बिहार से 2 बार के सांसद रहे, और ये मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं। इसको क्या कहते हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, और बिहार के नेता हैं। ठीक है, और ये एक बार 1.5 माह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, और 1977 में क्या हो गए, ये जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब इसका राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, अब क्या होने लगा? अब धीरे धीरे ओबीसी और जो दलित समुदाय था वो लगातार एक्टिव होने लगा। इससे क्या हुआ, इससे अब अभी हमने पढ़ा कि ओबीसी राजनीति का किस तरीके से उभार हो रहा था, किस तरीके से नेता ओबीसी जातियों को लेकर लामबंद हो रहे थे। इसी तरीके से दलित राजनीति भी अपने उफान पर थी। तो इन्होंने काशीराम जी ने एक दल का गठन किया जिसका नाम है बाम सैप। कब गठित हुआ? सन 1978 में। क्या है इसका उद्देश्य? है बहुजन वर्ग को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करवाना था। अभी बहुजन कौन होंगे? ये बहुजन होंगे एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक। अब बसपा, पहले हम बाम सेप आगे चलने के बाद में ये दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित से डी बन गया शोषित समाज संघर्ष समिति, इसको हम बोल देंगे डी। और ये कितनी बार हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, PS4। बाद में यही है वो बसपा के नाम से जाने लगे, बीएसपी बोलते हैं ना, बीएसपी, इसका सिंबल क्या है? हाथी। और इसका नेतृत्व किया है कांसीराम जी ने। अब बसपा स्टार्टिंग में एक छोटी पार्टी थी, और यूपी हरियाणा पंजाब में ये थी, लेकिन 1989 और 91 के इलेक्शन में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, यूपी में बड़ी सफलता पाई इन्होंने, और स्वतंत्र भारत में पहली बार दलित मतदाताओं के समर्थन से कोई पार्टी सत्ता हासिल कर पाई। क्लियर? अब कांसीराम जी ने व्यवहार केंद्रित रणनीति अपनाई, मतलब इस ये बहुजन वर्ग है, ये बहुत बड़ा वर्ग है, इनके समर्थन से हम सरकार या सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अब बसपा का विस्तार, बसपा ने पहले कांसीराम जी के समय, उसके बाद मायावती जी ने इनको लगातार मजबूत किया, और इन्होंने कई बार में सरकार बनाई। ठीक है, इस तरीके से अब दलित और ओबीसी राजनीति है वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। ठीक है? आगे कांसीराम जी का परिचय देख लेते हैं। कांसीराम जी है और बहुजन सशक्तिकरण के प्रमुख तर्क, और बसपा के संस्थापक भी है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने केंद्र सरकार की जो इनकी अपनी नौकरी थी उससे इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, ये बाम साहेब DS4 BSP, ये याद रखना आपको, BSP की स्थापना कब हुई? 1984 में। बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980 में। अब हमने पहले ही पढ़ रखा है, आगे हम देखते हैं सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता
और लोकतंत्र। हमने देखा कि 1980 90 के दशक में धर्म या धार्मिक पहचान के आधार पर एक राजनीति का नया अध्याय प्रारंभ हो गया, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, साथ में भी चलते हैं और एक दूसरे को कैसे मजबूत करते हैं। अब पहली बार है कि एक पार्टी जो धार्मिक आधार पर राजनीति करती है और सत्ता पर पहुंच जाती है। तो जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, का गठन 1980 में हुआ। 1984 में के पास मात्र 2 MP थे और इनकी विचारधारा गांधीवादी समाजवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है। और 1984 में इनको सफलता नहीं मिल पाई खास। अब 1986 के बाद में भाजपा ने अपनी राजनीति को बदला और राष्ट्रवाद को अपनी राजनीति में मुख्य बिंदु के रूप में शामिल कर और हिंदुत्व की राजनीति करने लगी। इनकी हिंदुत्व की अवधारणा भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को प्रस्तुत किया और इनका मतलब था, इनका कहना था, भारतीय होने का अर्थ है भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। का मजबूत विश्वास था कि एक संगठित राष्ट्रीय संस्कृति से ही सुदृढ़ राष्ट्र का विकास होगा। तो ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और एक नई अवधारणा भारत ने देखा। अब एक जो इम्पोर्टेंट प्रकरण है शाहबानो का, ये इस समय 1985-86 की है, तब अपने PM राजीव गांधी जी थे, उनके समय ये प्रकरण हुआ कि कोर्ट ने एक 62 वर्षीय तलाकशुदा महिला को के पक्ष में, इनके फेवर में डिसीजन दे दिया कि इनको गुजारा भत्ता मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने तो शाहबानो के पक्ष में डिसीजन दिया, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों ने लगातार विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि कोर्ट है हमारे धार्मिक मामलों में दखल दे रहा है। फिर उस समय की सरकार दबाव में आती है। दबाव में आने के बाद में उस सरकार ने एक कानून पारित किया, मुस्लिम महिला तलाक से जुड़े अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इसमें इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको निरस्त करवा दिया। मतलब ये है, ये जो शाहबानो का प्रकरण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी ओर से प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील निर्णय सुनाया, लेकिन सरकार दबाव में आती है और दबाव में आकर वो ये अधिनियम पारित करती और जो उस 62 वर्षीय महिला को जो गुजारा भत्ता देना था वो कैंसिल कर। कारण बताया, पर्सनल लॉ में यहाँ, और इसे ग्रस्त करवाने के लिए सरकार ने यह हथकंडा अपनाया। तो ये जब कार्य किया गया तो इसका महिला संगठनों ने, कई मुस्लिम बुद्धिजीवी लोगों ने भी इनका विरोध, और भाजपा ने इस कांग्रेस सरकार के डिसीजन की आलोचना की। हम देखेंगे अब अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद को देखते हैं कि अयोध्या को श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है और बाद में कोर्ट में मामला
काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ये विषय राष्ट्रीय गौरव और धार्मिक आस्था से भी जुड़ता है। अब कारण क्या है कि दो अलग अलग पक्ष इस ढांचे को, इस जगह को अपना बता रहे हैं। 1986 में फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या कहते हैं, उसके जिला न्यायालय ने आदेश देकर ढांचे का ताला खुलवा दिया और पूजा करने की अनुमति दे दी। ये विवाद और लगातार गहरा हो गया। उसके बाद में अब हिंदू पक्ष कहने लगा कि ये हमारी जो राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई आस्था है का लगातार सरकार की ओर से उपेक्षा की जा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस पर टाइटल पर हमारा हक है। परिणाम क्या हुआ? लगातार तनाव बढ़ता गया और इसी के परिणाम स्वरूप 1992 में इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इससे देशव्यापी प्रतिक्रिया हो गई। कई भाजपा की जो सरकारें थी राज्यों में, उस पर राष्ट्रपति शासन लगाकर उनको हटा दिया गया, वहाँ राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया। लेकिन हमने देखा कि ये जो राम जन्मभूमि का जो विवाद था, इस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने समझदारीपूर्ण निर्णय दिया और इस निर्णय का सभी पक्षों ने स्वागत किया। ये विधिक कार्रवाई से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति दी गई कि कोई भी विवाद होता है लेकिन उसका समाधान है विधि की उचित प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। तो हमने देखा इतने सालों तक न्यायालय में सुनवाई की गई, मध्यस्थता का भी प्रयास किया गया, अंत में अयोध्या विवाद का ये समाधान भी निकाला गया। तब जब 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया और न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 5-0 से ये फैसला, क्या था फैसले में? इसमें यह था कि विवादित स्थल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आवंटित कर दिया जाएगा और संबंधित सरकार को यह निर्देश दिया कि चुन्नी सेंट्रल बोर्ड, वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि है आवंटित की। दोनों ही पक्ष को संतुष्ट करने का प्रयास किया। यह संविधान की हमारी समावेशी भावना को दर्शाता है। हमने देखा इस विवाद का निपटारे के लिए वहां पर पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया गया, ऐतिहासिक अभिलेखों को देखा गया और साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं इस निर्णय में विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किया। इस निर्णय को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और इस संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दे को सर्वसम्मति से सभी ने स्वीकार। ये हमारी भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता को बताता है। ये हमारी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता को बताता है। अब हम देखेंगे कि आगे के जो सरकारें हैं, वह चुनाव 2004 में कांग्रेस का बस होती है
यूपीए की सरकार बनती है। सरकार को लेफ्ट दलों ने दे रखा था, समर्थन दे रखा था। अब इसमें भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008, 123 समझौता 2008 में ये समझौता हुआ। तो इसमें समझौते समझौते के समय तो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि फिर भी सरकार नहीं गिरी और इसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़कर 200 पहले से बढ़ गई। वापस सरकार बनती है और वापस पीएम बनती है। गठबंधन सरकार थी। अब हम के बाद में 2014 में 16वीं जो लोकसभा है उसमें पीएम कौन बनते हैं? नरेंद्र मोदी। और ये स्पष्ट बहुमत के सरकार है। इसमें बीजेपी को खुद को 282 सीटें मिलती है, यानी कि खुद बीजेपी को ही मिल जाती है। 30 वर्षों बाद में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल पाया। हालांकि सरकार किसकी बनी? राज्य गठबंधन की, यानी कि एनडीए गठबंधन की, यानी कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल में साथ मिलकर सरकार का ऐतिहासिक महत्व क्या है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति, आर्थिक नीति में तेज निर्णय लिए। हमने देखा कि 2014 के बाद में इस तरीके से वर्तमान सरकार ने लगातार डिसीजन लिए और ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक माना जा सकता है। के बाद में 2019 का वापस यही सरकार आती है, बार इनकी सीटें आती हैं और वापस ये पूर्ण बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार किसी बनाई? एनडीए की, यानी कि वो सहयोगी दलों को भी सरकार में शामिल करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, कभी मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को बहुमत मिल गया फिर भी वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनी है, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने तो सरकार बनाई है लेकिन बीजेपी जो इलेक्शन में गई है तो वो अन्य पार्टियों के साथ में है, यानी कि इलेक्शन से पहले वो गठबंधन करके साथ में गई है। अब गठबंधन के बाद में क्या हो गया? इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद में हमने रिजल्ट आता है तब देखते हैं कि बीजेपी खुद है वो बहुमत को पार कर रही है, यानी कि खुद ही अकेली ही सरकार बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने अपने साथ में जो लड़े थे सहयोगी दल, तो उनको भी सरकार में शामिल किया, उनको भी मंत्री बनाया, पद दिए। हाँ, क्योंकि उनके साथ में अब यहाँ पर है तो राज्य में भी तो उनके साथ में गठबंधन होगा। वो ये जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मानते हैं कि है। अब अगर उनकी ट्यूनिंग है इस लेवल पर है, ट्यूनिंग है तभी तो लगातार 30 टर्म्स कर रहे हैं वो। अब ये 17वीं लोकसभा में तो किस तरीके से बीजेपी 303 चलाई है। के बाद में सेकंड नंबर की पार्टी अपनी कांग्रेस है, के बाद 52 सीटें हैं। उसके बाद में वर्तमान में 18वीं लोकसभा है। अब बीजेपी 240 सीटें लाई है, कांग्रेस ने बीजेपी एनडीए दलों के साथ मिलकर लगभग 296 इनकी टोटल सीटें हैं एनडीए की। इस तरीके से वर्तमान में एनडीए सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। अब हम थोड़ा इसको और देखते हैं। हमारी है जैसे कि जैसे ही 1991 में जब नई आर्थिक नीति लागू की गई तो हालांकि थोड़ा बहुत सबके पक्ष विपक्ष की बातें अलग थी, लेकिन फिर भी सबके सभी है इस नीति को कैसे अपनाया जाए, ऐसे अपनाए इसको किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करे। इस मामले में उन सबका जरूर था मतभेद, लेकिन सबका यह था कि हाँ देश को मैं विकास किया। तो सबके आर्थिक नीति के हालांकि सभी थे, तो क्या है सबके मन में धारणा थी कि वे देश विकास होगा। और वैसे ओबीसी आरक्षण के संबंध में सभी ने स्वीकार किया, ये भी क्लियर है। अब इसके साथ साथ में और हमने क्या स्वीकार किया कि 1989 के बाद में प्रांतीय दल है, रीजनल दल है, उनकी भी भूमिका लगातार बढ़ती गई, क्योंकि 1989 से लेकर 2014 तक कोई भी पार्टी है वो बहुमत प्राप्त ही नहीं कर पा रही थी। तो
तो इनका महत्व, प्रांतीय दलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा था। क्यों? ताकि वो केंद्र है उनका सहयोग लेकर सरकार बना पाए। अब हमने ये भी देखा कि अब ये लोग, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो विचारधारा की जगह वो देख रहे हैं कि वो किस तरीके से एक कॉमन मिनिमम एजेंडा लेकर साथ में आए और सरकार बना दे, है ना? क्योंकि ये एक अब कार्य सिद्धि पर जोर देने लगे। अब ये विचारधारा के मतभेद है, वो भी ये बोलना चाह रहे हैं और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे के आधार पर ये कार्य करना पसंद कर रहे हैं। ये भी हमने राजनीति में गठबंधन की कहा। देखो, जैसे कि कई दल भाजपा के हिंदुत्व विचारधारा से असहमत थे, फिर भी उनके गठबंधन में शामिल थे और इन्होंने अपने 5 साल पूरे भी किए। अब जन आंदोलन और लोकतंत्र है, हमने ये भी देखा कि विभिन्न समय काल में अलग अलग मुद्दों पर जन आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीबी हो, वो सामाजिक सुरक्षा हो, तो मजदूरी हो, किसी और मुद्दे पर हो, वर्ग विशेष के लिए हो, सब जगह आंदोलन भी किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से उनका समाधान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, प्रगतिशील देश के लिए ये जरूरी है और ये लगातार किया जा रहा है। इस प्रकार हमने देखा गठबंधन की जो राजनीति है, में जो रीजनल पार्टियां हैं वो किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में आती है और साथ में आकर एक मिनिमम कॉमन मिनिमम एजेंडे के द्वारा सरकार को चलाने की कोशिश की है, देश को एक व्यवस्थित सुशासन देने की कोशिश करती है।